रही है सर, पढ़ाई चल रही है। तो आज बस अपन थोड़ी सी देर में रिफ्लेक्शन को करेंगे विदा और लाएंगे रिफ्लेक्शन पे दोनों के कॉम्बिनेशन। हाँ सर, तो चलो भाई, अपन लास्ट टाइम पे आपको एक सवाल दिया था होमवर्क के रूप में, बहुत अच्छा सवाल है। तो एक लास्ट चीज आपको पढ़ाऊंगा, कटिंग ऑफ मिरर्स, जो कि बिल्कुल लेसन में भी वैसी की वैसी होती है। तो उसको आगे बढ़ेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, आगे चलते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई, तो अपने सवाल दिया था, आ जाओ भाई आ जाओ। ये वाला सवाल दिया था, मैंने आपको बोला था थोड़ा सा ऊपर है ऐसे, ठीक। और मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कहां से था। अच्छा सर, एक प्लेन एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा थोड़ा। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले एक रे ऑब्जेक्ट से मालूम होता है, जो ये रेस में ध्यान से पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही सर। तो यू हो गया -30, बिल्कुल सही सर। एफ हो गया -20, बिल्कुल सही सर। वी सॉल्व हो जाएगा -60। ओ हां सर, -60 30 20 तो 50 50 के आगे 10 और, तो यहां 60 नहीं आए। अरे हां सर, रेस ऐसे गई। अरे हां सर, सोचो जो आपका मालूम है, M1 मिरर बोल देता हूं। तो M1 मिरर से जो भी रेस निकली, क्या कोई भी ऐसी है टकराने के बाद जो M2 मिरर पर गिरी? बोलो सोच के देखो, क्योंकि M1 मिरर सिर्फ ऊपर है, तो रे ऊपर टकरा के 60 पे गई, पर 60 पे जाने के बाद तो ये वाली रेस कभी भी M2 पर नहीं गिर सकती। ये वाली रे कभी भी M2 पर नहीं गिर सकती। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब जो एक रे M1 से रिफ्लेक्ट हुई, उसकी इमेज 60 पे बनी, पर वो 60 वाली रे कभी भी M2 पर नहीं गिर सकती। रे डायग्राम दिखा रहा है, क्योंकि M1 वाला मिरर सिर्फ और सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है। अच्छा सवाल है, जोरदार। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हैं। ये दूसरा मिरर कौन सा है सर? कॉन्वेक्स मिरर है। तो भाई जो रे पहले M1 पर गिरी, वो एक ही बार टकराने के बाद बिना काम की हो गई, तो किसी काम की नहीं थी। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक है, समझ आ गई बात। और देखो, मान लो ऐसे कॉन्वेक्स मिरर मान लो ऐसे गिरी, ग्रीन वाली, ठीक सर, गिरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये तो M1 था, कॉन्वेक्स मिरर के M2, U सर -20, F सर -20, बिल्कुल सही सर। तो जितने काम की रेस पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल पॉजिटिव। वी सॉल्व कर आएंगे, आएगा +10 करके देखो। वी सॉल्व करोगे आएगा +10। अरे यस और नो? बात तो सर आपकी बिल्कुल ठीक है सर, सही है सर। चलो भाई +10, ओहो +10 तो यही मिल गया वापस। और ये तो पहले वाली में मैच हो गई। अरे हाँ सर, मतलब ये जो इमेज बनी जो M1 से बनी थी वो M2 से भी बनी उसी जगह पर। अरे हाँ, इसके लिए वर्चुअल थी और उसके लिए तो रियल थी, पर बनी तो एक ही जगह। अच्छा देखो, जो भी रे पहले M2 पर टकराई, जो M2 पर टकराई, वो क्या वापस M2 से टकराकर वापस इधर चली गई? क्या ये रे कभी भी M1 पर टकरा सकती है? नहीं। तो ध्यान देखो, सवाल मैंने ऐसा लिया कि एक बार जो M1 पर टकराई, वो M2 पर टकराई, जो M2 पर टकराई वो M1 पर टकराई, तो ऐसे चली जाएगी और नीचे मिला है नहीं M1। हां सर। अरे एक और खास बात, डेटा इसलिए कि दोनों पॉइंट से टकरा गई, ऐसा हमेशा भी जरूरी नहीं है, पर इसमें कर गया। अरे यस और नो? तो सोचो, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनी, इनफाइनाइट नहीं बनी, बल्कि दो भी नहीं बनी, वो कौन से टकरा गई दोनों? अरे हाँ सर, तो थोड़ा टिपिकल सवाल हो गया। क्या सवाल हो गया, ज्यादा ऐसे आते नहीं है, पर सोचो अगर आ जाए तो हमें बात समझ में आनी चाहिए। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, ये है सर, समझ आया सर? अच्छा लग रहा है सर? ओके, गॉट योर पॉइंट सर, पिछड़ लिया सर, समझ आ गया सर, सही से लग रहा है सर। एक ऐसे सवाल थोड़ा अच्छा आगे नहीं करा तो भी चल जाता है। अब अपन पूछते आंसर मिला पाए थे तुम दो ले आएंगे, जो थोड़ा सा जाओ तो लाएंगे, जो बिल्कुल कम सोचा होगा इनफाइनाइट लिख दिया होगा, थोड़ा सा सोचा होगा 2 आएंगे, जो बिल्कुल ध्यान से कोशिश करेंगे उनका आंसर बनाया हो। अरे यस और नो? हां सर। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आंसर आया 1, वो मैं समझ आ गया। कटिंग ऑफ मिरर, मैं आपको समझाता हूं पहले वो क्या है, ध्यान से। कटिंग ऑफ मिरर पहले मैं आपको समझाता हूं अपन कर क्या रहे हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसे मिरर है, समझना। एक सवाल को समझना, फिर एनिमेशन दिखा दूं। ऐसे मिरर है, ठीक सर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, मान लो डेटा ले लेते हैं, मान लो 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की। तो अपन जानते हैं V आएगा, U आएगा -30, F आएगा -20, V आएगा -60। यस और नो? हां सर। तो U -30, F -20, V -60। यस और नो? यस सर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल समझ आया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात सर, ये समझ आ गया हमको, बढ़िया क्लियर है। अब इधर आया 60 पर, ठीक। अब मेरे को बताओ, ये तो इमेज 60 में समझ में आता है। मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मैं इस मिरर को ना इतना कट कर दूं, ऐसे, ये कट। तो सोचो क्या सिचुएशन ऐसी हो गई, कैसी? देखो, ये मैंने कट कर दिया इतना, और कट करके फेंक दिया, ये सिंपल कट कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट यहां। अब सवाल ये है कि इमेज 1 बनी, 2 बनी कि अनंत बनी? अगर आपने इतने मिरर को कट कर दिया, अगर आपने इतने मिरर को कट कर दिया, तो बताओ इमेज कितनी बनी? सवाल ये है कि इमेज कितनी बनी? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, बताओ इमेज कितनी बनी? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, बोलो भाई इमेज कितनी बनी? अरे बोलो भाई कितनी बनी इमेज? अरे बोलना पड़ेगा भाई, कितनी इमेज बनी? कितनी इमेज बनी बोलो? अरे बोलो भाई, 1 2 की अनंत, 1 2 की अनंत, एक ही इमेज बनी। अच्छा कैसे? इमेज मैंने पूछा, आफ्टर कटिंग सवाल था, आफ्टर कटिंग नंबर ऑफ इमेजेस, आंसर इज ओनली 1। पहले भी एक थी, अभी भी एक है, और सही बताओ तो उसी जगह पर बनेगी 60 पर। अब इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। पहले बताओ, आंसर है 1, आंसर है 1। ऐसा क्यों सर? ध्यान समझना, आप जो एनिमेशन के थ्रू समझने का प्रयास कर रहा हूं। चलो मैं पहले यही बताता हूं, ध्यान से देख। मान लो कि ये आपका 1 पोर्शन था मिरर का, ये 2 पोर्शन था, ये 3 पोर्शन था। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि मान लो ये 1 पोर्शन से ऐसे निकली ऊपर की तरफ, ये ऐसे टिक, और हां सर, ये 1 पोर्शन की दूरी बना रहा हूं मैं, ये। अरे हां सर, ऐसे देखो 2 पोर्शन पे जो रही थी, यस, ये एक रही थी 2 पोर्शन की बनाया था ऐसे, ये। अरे हां, तो देखो ये 1 पोर्शन से आ रही थी, 2 से आ रही थी, बिल्कुल। अच्छा, 3 पोर्शन वाला बनाया था, देखो ध्यान से, फील आएगी, ये 3 पोर्शन। अरे हाँ सर, ऐसा समझो कि 1 पोर्शन से जो 1 पोर्शन में दिख रही थी वो 3 करोड़, समझ गई? 2 पोर्शन में दिख रही थी वो भी 3 करोड़, जो तीसरे में थी वो भी 3 करोड़, कुल लाइन करोड़ रही थी। अब सोचो मैंने बीच वाला कट कर दिया, तब भी मैंने बीच वाला कट कर दिया, तब भी क्या इमेज बनाने में 6 करोड़ रे सहायक है? क्या इमेज बनाने में 6 करोड़ रे सहायक है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, तो ये 1 और ये 3। अब 2 पर अगर कोई आंख है तो इमेज नजर नहीं आएगी, वो अलग बात। पहले बताओ, अब पहले इमेज कितनी बना रही थी? अच्छा बताओ, जब 1 वाले पोर्शन का मिरर हिला ही नहीं, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हिला ही नहीं, तो उसकी रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे 3 वाले में भी कुछ हिला ही नहीं, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ 2 हटा दिया तो उसकी इमेज नहीं बना रही। तो पहले अगर 9 करोड़ रे बना रही थी इमेज, और कितना बना रही है? 6।
बात तो सर आप सही कह रहे हो। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। कितना? 6 करोड़। यस और नो? हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। 6 करोड़। So after cutting number of images, answer equal to only 1 इमेज तो एक ही बनी। पर एक बात समझो, पहले जो 9 करोड़ रेज इमेज बना रही है, क्या 6 करोड़ बना रही है? तो कई किताबों में कहते हैं कि इंटेंसिटी डिक्रीजेस। मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझाता हूँ। इमेज कितनी बनी? एक। इमेज क्यों नहीं बनी? क्योंकि भले ही मिरर अलग दिख रहे हैं, पर इनका गोला बनाने पर क्या ये एक ही गोले के दो हिस्से हैं? मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैं आपका मिरर ऐसा है, मैं इसके बहुत सारे टुकड़े कर दूं ऐसे, समझना कैसे? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, पर एक ही गोला हो, अभी भी कितनी इमेज बनेगी बोलो? ऐसे कट कर दें, कट कट कट, ये कट कर दें, कट, तो ऐसा होगा। अभी भी नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? 1। अगर मिरर को काटा और उसके सभी टुकड़े एक ही गोले के हिस्से हैं, अरे तो एक ही मिरर की तरह करेंगे। हाँ, नाउ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मिंग, अगर हम गोले को, अगर हमने टुकड़े करे, अगर टुकड़े एक ही स्फीयर के हिस्से हैं, तो एक ही इमेज बनेगी। अरे यस और नो? अगर टुकड़े एक ही स्फीयर के हिस्से हैं, तो एक ही इमेज बनेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कटिंग ऑफ मिरर। और रे हाँ सर, तो मतलब पहले डायग्राम में दूसरे डायग्राम में अंतर क्या आया? हाँ, बट number of lines forming image decreases. In some books they say intensity decreases. अरे yes or no? Number of lines forming image decreases. In some books they say intensity decreases. पर intensity से थोड़ा देखा कि किताबों में लिखा हुआ है उससे, उसका कारण है क्योंकि भाई intensity क्या होती है? अभी तुम समझा दूंगा, पहले समझो कि number of image forming the image decreases। पर अगर हमने काटा और काटने के बाद टुकड़े हो गए और टुकड़े का एक ही गोले का हिस्सा है, तो number of image में चेंज नहीं आएगा। number of image में चेंज नहीं आएगा। ये बात तो हमें समझ आती है। अरे yes or no? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ये बात तो समझ आ गई सर। सही लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर? ठीक, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखो, तो तुमने इंटेंसिटी डिक्रीज बताओ, समझ में आ गया? अगर हमने किसी भी मिरर टुकड़े हैं, वो जो बचे टुकड़े हैं, वो एक ही गोले का हिस्सा है, तो असलियत में एक ही मिरर है, तो भाई एक ही इमेज बनेगी। हाँ, नंबर ऑफ रेज फॉर्मिंग द इमेज डिक्रीजेस। किताबों में छोटे-छोटे घटना बोल देते हैं, पर इंटेंसिटी असलियत में डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मान लो कि आपकी एक आंख ना, मान लो कि आपकी एक आंख यहाँ पर है, एक आंख यहाँ पर है, एक आंख यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, तो ऑब्जर्वर 1 के लिए इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके तो पहले जितनी रेज गिर रही थी, अभी भी उतनी है। 3 पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 वाली इमेज गायब हो गई। अरे हाँ सर, ध्यान रखना कंसेप्ट, किताबी कंसेप्ट नहीं, फील वाला कंसेप्ट। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि ऑब्जर्वर 1 और 3 के लिए इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऑब्जर्वर 2 के लिए तो इंटेंसिटी 0 ही हो जाएगी। अरे यस और नो? तो इंटेंसिटी किताबें बोलते हैं, उसको थोड़ा सा समझ के बोलना चाहिए कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कहां पर था। किसी ऑब्जर्वर ने फर्क नहीं पड़ेगा काटने पर, किसी के लिए उसका गायब हो जाए। अरे यस और नो? तो इंटेंसिटी बोलता है, जब मैं बोलता हूं कि अगर मेरे को काट दिया तो और कोई उसके गोले पर फर्क नहीं पड़ा, तो नंबर ऑफ इमेज एक ही रहेगी। पर हां, नंबर ऑफ रेज फॉर्मिंग द इमेज डिक्रीजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कहां पर है। जैसे इस सिचुएशन में देखो, तो 1 और 3 के लिए इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर 2 के लिए तो गायब हो गया। अरे यस और नो? हां सर, ये बात आप सर बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मत के साथ कह रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, पक्का? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है सर। आ जाओ भाई, समझ आ रही है सब बात? बिल्कुल समझ आ रही है सब बात? अच्छे से समझ आ रही है सब बात? आ जाओ भाई। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि ऑब्जर्वर 1 के लिए इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऑब्जर्वर 2 के लिए तो इंटेंसिटी 0 ही हो जाएगी। सो इंटेंसिटी फिनोमेना ऑनेस्टली इज अ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिनोमेना, बट नंबर ऑफ रेज डिक्रीजेस, ये रियल कहानी। क्या बात समझ आई? तो इमेज का एक ही बनती है, जब अगर कटिंग कर दो पर सारे टुकड़े एक ही स्फीयर का पार्ट हो, तो भाई इमेज तो एक ही बनेगी। हां सर, बात तो सर आपकी समझ आई, अच्छी भी लगी, बढ़िया भी लगी, सुंदर भी लगी। और हां सर, चलो भाई अब देखना, सवाल को सुनना अच्छे से। एक ऐसे मिरर है, हमने इस मिरर को सवाल कैसे बनाया? 30 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर, पिछले बात से थोड़ा अलग है। हमने इस मिरर को यहां से कट करा ऐसे, और इस पोर्शन को ऊपर ले गया, उसको नीचे ले गया। ध्यान समझना, हमने मिरर को पीछे कट करा। अच्छा, ये कटिंग ऑफ मिरर की सेकंड सिचुएशन। हमने मिरर को कट करा बीच से, ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा ऊपर ले गया, नीचे वाले को थोड़ा नीचे ले गया। देखना ध्यान से ऐसे। और 30 सेंटीमीटर का फोकस 20 सेंटीमीटर पे थी। अगर ध्यान से तो इमेज 60 पर बन रही है, बहुत बार आ चुका है। f 20 पर है, f -20 v u -30 v आएगा -60, बहुत बार आ चुका है। हमने आधे मिरर को काटा, कोई किसी पोर्शन को नहीं काटा, उसको बीच से काटा, आधे पोर्शन को ऊपर ले गया, आधे को नीचे ले गया। अब बताओ कितनी इमेज बनेगी अगर ऐसा करेंगे तो? ये बताओ, अगर ऐसा करेंगे तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी? मेरा पहला सवाल। कट करके ऊपर एंड नीचे ले गए, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई, ध्यान से सोचना। ये ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, ये सवाल है। इसका मैथमेटिकल पार्ट बताऊं, इमेज कितनी बनेगी? अब इमेज कितनी बनेगी बताओ। क्या पिछले सवाल है? अंतर है, ध्यान समझ। उसमें हमने क्या करा था, ऐसे मिरर था, हमने उस मिरर के इतने पोर्शन को कट कर दिया था। ये अलग सिचुएशन है। इसमें मिरर कट करके कुछ उठाया नहीं, उसके बाद 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा ऊपर गया, एक नीचे गया, बिल्कुल। तो बताओ कितनी इमेजेस बनेगी? बोलो बोलो, अरे बोलो, कितनी इमेजेस बनेगी? बोलना पड़ेगा भाई। रामलाल श्यामलाल शर्मा अमर, जिसने की शर्म उसके नंबर कम। बोलो बोलो, कितनी इमेजेस बनेगी? अरे हाँ ना तो बोल दो। अरे शर्मा क्यों रहे हो? अरे हाँ हाँ बोलो भाई, बोलो कितनी? 1 2 अनंत, 1 2 अनंत। अच्छा बताओ, 2 2। हाँ सोचो, जब आपने इस मिरर को कट करा और ऊपर वाले को ऊपर ले गए और नीचे वाले को नीचे ले गए, तो ये एक ही स्फीयर का पार्ट नहीं था। आप सोचो, जब आप ऊपर
ऊपर वाले हिस्से को ऊपर ले जाओ तो इस वाले टुकड़े का हिस्सा इससे ऊपर बनेगा और नीचे वाले का नीचे बनेगा। तुम ध्यान से देखो तो ऊपर वाले का हिस्सा का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा, जबकि नीचे वाले हिस्से का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों एक ही गोले का पार्ट है कि अलग 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 अलग, तो दो मिरर हो गए, और दो मिरर हो गए तो दो इमेज बनेगी। और रियल फंडा ये है कि अगर काटने के बाद और कुछ कुछ करने के बाद अगर सारे टुकड़े एक ही गोले का हिस्सा हो तो एक ही इमेज बनेगी, पर अगर काटने के बाद और कुछ कुछ करने के बाद अगर टुकड़ों के गोले यानी कि स्फीयर्स अलग अलग हो जाए तो क्या नंबर ऑफ इमेजेस मल्टीपल बनेंगी? हाँ पता है रियल सवाल क्या है कि जो दो इमेज बनेंगी उनके बीच की दूरी, रियल सवाल है जो इमेजेस बनेगी उनके बीच की दूरी। 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम द मिडिल एंड आर प्लेस्ड, ध्यान से समझो, आर प्लेस्ड टू पार्ट्स मूव परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस 1 mm, एक ऊपर नीचे सरकाया from the previous principal axis AB for an object at a distance 30 cm, find distance between the images formed by two parts। जो दो इमेज बनी, मेरा पहला सवाल तो यही था कि इमेज बनी कितनी, मेरा पहला सवाल तो यही था कि इमेज बनी कितनी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा कि इमेज बनी कितनी, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। वो आंसर कितना था? 2। अब सवाल है कि भाई इमेज बनी तो दो, उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है? करो भाई, लाल में पीले में नीले में रेनबो, हाँ भाई बोलो, अरे सोच लो, करके बताओ, करके बताओ क्या आंसर है। पहली बात, अगर अपन ऊपर वाले मिरर को देखें, इसको येलो येलो से बनाता हूं, व्हाइट से बनाता हूं, ठीक, इसी प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, बिल्कुल सही सर, ठीक, व्हाइट और येलो से बनाता हूं, समझ में आ जाएगा 30 सेकंड। इस M1 मिरर के लिए अगर अपन देखें तो ध्यान समझिए, U है -30, F है -20, अभी भी V आएगा -60, मतलब इमेज तो -60 यानी कि यहां कहीं बनेगी। अच्छा, पर इस M1 मिरर के लिए सोचो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? -1 mm। सोचो क्या अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर चला गया, क्योंकि आप पूरे मिरर वाले में ऊपर गए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऊपर चला गया तो ऑब्जेक्ट वाले नीचे आ गया। अरे हां, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई -1 mm, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आई? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स V by U, यानी कि -60 by -30 into h0 दैट इज -1 mm। और ये हाँ, तो -60 -30 को मार लिया 2 से, और हाँ, और ये -1 हो गया प्लस, तो आंसर है 2 mm, प्लस 2 mm, प्लस 2 mm 60 सेंटीमीटर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से, प्लस 2 mm मतलब यहाँ पर 2 mm, ये इमेज आई I1। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, M1 से इमेज बनी, वो सही है क्या? M2 के लिए सोचो, M2 के लिए सर U -30 है, बिल्कुल सही है, -20 है, बिल्कुल सही, V है -60, ओ पर सोचो अब क्या इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को येलो येलो डटी फेलो बना लेते हैं, येलो इसके लिए, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस येलो नजर आ रही है, इसके लिए क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया +1 mm, क्योंकि आप जब इस मिरर को 1 mm नीचे लाए तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 1 mm नीचे आ गया, तो ऑब्जेक्ट 1 mm ऊपर रह गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +1 mm, तो हाइट ऑफ इमेज आएगी -2 mm, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे 2 mm, यानी कि ये आया I2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो सोचो I1 I2 के बीच में ये जो दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की दूरी है वो तो 2 mm है, और I1 से 2 mm ऊपर, I2 से 2 mm नीचे, तो कुल मिला के आंसर जो I1 I2 के बीच की दूरी आई क्या वो 6 mm आई। पहली बात ये समझ आना चाहिए कि ऐसे कर ऊपर नीचे ले जाने पर इमेजेस जो टुकड़े हैं उनके स्फीयर्स अलग हो गए, तो नंबर ऑफ इमेजेस 2 हो गई, और उनके बीच की दूरी अब 2 सवाल हो गए। उनकी प्रिंसिपल एक्सिस को देखो, उनकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखो, आंसर निकालो। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, इसका अच्छा सवाल है, ये इसका अच्छा सवाल है, अलग तो चाहिए अब। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, तो इसका बढ़िया सवाल हो गया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्की बात, अरे गारंटीड? हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे पक्का, अच्छा लगा। अरे समझो क्या कटिंग करने पर, कुछ करने पर अगर टुकड़ों का स्फीयर एक ही हो तो एक इमेज, पर अलग हो तो मल्टीपल इमेजेस, फिर आपको उनको स्पेशली अपनी पहले की बुद्धिमत्ता से सवाल करना आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ ना बोलो, बात तो सर समझ आई सर, अच्छी भी लगी सर, आगे बढ़ जाऊं क्या? एक और शानदार, इसका आंसर लिखना आएगा 6 mm, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अब देखो ध्यान से सुनना, सवाल को समझना। पहले हुआ क्या, सवाल समझे कि अपना ही मिरर था, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। पहले ऐसे मिरर था, ठीक था साहब, हमने क्या करा कि इस मिरर के बीच वाले पोर्शन 2 mm को 2 mm को कट करा, कट करा, फेंक दिया। अच्छा अब क्या करा, ये जो उसने क्या बोलते, 2 parts are moved perpendicularly towards the previous principal axis for an object distance find distributed images formed by the 2 parts, from the middle and the 2 parts are moved perpendicular towards the previous principal axis। समझ सकते हैं क्या मतलब? सवाल आपको समझाता हूँ कि ऐसे अपन ने कट करा और फेंक दिया, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको नीचे ले आया और नीचे वाले को ऊपर ले आया, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई। ऊपर बीच वाले 2 mm है, उसको तो कट करा और फेंक दिया, और ऊपर वाले पोर्शन को ऐसे नीचे ले आए और नीचे वाले पोर्शन को ऐसे नीचे ले आए, ऊपर ले आए, समझना? इस वाले पोर्शन नीचे आए, इसको ऊपर ले आए, ऐसी सिचुएशन बनी। एक मिनट नहीं है। हाँ, मेरा पहला सवाल इमेज कितनी बनेगी, मेरा पहला सवाल इमेज कितनी बनेगी, मेरा पहला सवाल इमेज कितनी बनेगी, बोलो मेरा पहला सवाल कि इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस। जाहिर सी बात है, सवाल पूछ रहा है तो दो ही बनी होंगी, ध्यान से देखो। अब ऊपर वाले का प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आ गई, नीचे वाले की ऊपर चली गई, दोनों के गोले अलग अलग है, ध्यान दोगे तो दोनों के गोले अलग अलग है, अगर ध्यान दोगे तो बोलो भाई कितनी इमेजेस बनेगी, अगर ध्यान दोगे तो दोनों के गोले अलग अलग है, दोनों के स्फीयर अलग अलग है, बताओ। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, बताओ भाई, हाँ सोच लो, बताओ। ठीक है, नंबर करके फेंक दिया, बताओ कितनी इमेजेस बनेगी, 2। अब बताओ इनके बीच की दूरी क्या है, सवाल ये देखो, क्या करा, कट करा और फिर इनको ऐसे जोड़ दिया। ओ एनिमेशन शानदार है, ध्यान से देखो, अभी मैं समझाता हूँ। पहले मैं बताऊँ, देखो
एनिमेशन देखो ऐसे कट करा, ऊपर वाले को नीचे लाए और नीचे वाले को ऊपर लाए, अरे हाँ सर फिर से नहीं बजा इधर देखा, ऐसे कट करा, ऊपर वाले को नीचे लाए तो प्रिंसिपल नीचे ले और नीचे वाले को ऊपर ले गए, अरे हाँ 2 mm मतलब दोनों के बीच में दूरी 1 mm हो गई। ध्यान से समझो, तो अगर मैं ऐसा समझो कि ये जो नीचे वाला है ना इसको येलो से बनाता हूँ, जो नीचे वाला है इसको येलो से बनाता हूँ, ओके सर। तो ध्यान देना इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है, इसको नीचे वाले को मैं m1 मान लेता हूँ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ m1 है, अरे हाँ। और ऐसे ही सोचो मैं ऊपर वाले को नीचे ले गया है ना, इसकी ये m2 है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस का है ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ m2, अरे हाँ सर। अब ध्यान देना ऑब्जेक्ट नहीं, अगर तुम m1 वाले को देखो ये m2 लिया ना, हाँ ध्यान समझना ये m1 है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है। अगर मैं m1 का डायग्राम बनाऊं समझना अच्छे से, ध्यान समझना m1 का डायग्राम, ये अपना ऑब्जेक्ट है, m1 का है नीचे ये रहा, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस का है ऊपर, कितना ऊपर 1 mm, अरे हाँ सर। तो ये m1 ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ m1, अब समझे इसके लिए u कितना -30, f कितना -20, v कितना -60, कंफ्यूज होगा ना, ध्यान समझना u -30 f -20 v -60, ओके सर u -30 f -20 v -60, ठीक है सर, बात समझ आ रही है, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर बजा रहे हैं, आप क्या करें, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुई इसके लिए +1 mm, ऊपर है ना प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आप सोचो ये जो आपका m1 वाला मिरर है, m1 वाला मिरर है नीचे वाला, मैं थोड़ा कलर से कंफ्यूज हो गया, तो तीन रुको ध्यान समझो, कलर मैंने येलो से बनाया, येलो से बनाता हूं, कंफ्यूज मत हो। देखो ये अपना ऑब्जेक्ट, ये ठीक, ये अपना m1 मिरर और m1 की प्रिंसिपल एक्सिस है ऊपर, कितना ऊपर 1 mm, अरे हाँ सर। अब सोचो प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट कितना नीचे, v तो अपना -60 आई गया, बिल्कुल सही, इमेज तो यहीं कहीं -60 बिल्कुल सही। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है -1 mm, हाँ अब सुन, हाइट ऑफ इमेज क्या आई, हाइट ऑफ इमेज आई -टाइम्स -60 -30 इंटू -1 यानी कि आई +2 mm, यानी कि इससे इतना ऊपर ये बनी i1 2 mm नीचे, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो इससे 2 mm ऊपर i1 बनी, नीचे वाले मिरर की ऊपर इमेज बनी, तो सोचो ऊपर वाले मिरर की कहां बनेगी m2 की, यहाँ 2 mm, अरे हाँ ध्यान से देखो तो फिर से इसका आंसर आया 6 mm। बस सोच लिया तरीका ना, उसमें ऊपर वाले मिरर की इमेज ऊपर बनी थी, इसमें नीचे वाले मिरर की ऊपर इमेज बनी है और ऊपर वाले की नीचे बनी है, कहानी पलट गई है। सोचने का तरीका थोड़ा टफ है, पर अगर ध्यान दोगे तो बात समझ आएगी। अरे यस और नो, अरे बोलो भाई, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, बोलो क्या, अरे सोच दिया क्या, हाँ सर समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, पक्का गारंटी, ऐसे टफ सवाल आते खतरनाक कहलाते हैं, अगर आपको कटिंग बेसिक जैसे कटिंग यहाँ पे करी ना वैसे लेंसेज में भी करेंगे, तो कटिंग के लिए 2 अच्छे इलस्ट्रेशन है टफ वाले, वो समझ आया कि नहीं आया, कटिंग ऑफ मिरर पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन मिरर पढ़ लिया, वेलोसिटी मिरर्स पढ़ लिए, केसेस पढ़ लिए, मोंटीज डायग्राम पढ़ लिया, पीएचडी कर डाली, 2 मिररों तो भी सवाल कर सकते हैं, अरे यस और नो, हाँ सर। बोलो क्या, ये पूरी कहानी किसकी थी, रिफ्लेक्शन की, किसकी थी, रिफ्लेक्शन की, पक्का सोच लो, अगली कहानी किसकी चालू होगी, रिफ्रैक्शन की, किसकी चालू होगी, रिफ्रैक्शन की, हाँ भाई तो चालू करते हैं क्या, रिफ्लेक्शन, ओके सर, ये कहानी समझ आ गई, रिफ्लेक्शन की कहानी पर पढ़ चुके, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन का आंसर आ गया, नो क्लियर, रिफ्लेक्शन थोड़ी सी कहानी जो अपनी है ना, तो थोड़ी सी कहानी भी थोड़ी सी याद करने जैसी, कुछ जैसी बताऊंगा जो होता है हल्का नहीं पढ़ा हुआ, पर कोई बात नहीं, को रख लेना है। पर एक कहानी मैंने आपको बताई थी कि जब भी कोई रे किसी सरफेस पर गिरती है तो उसका रिफ्लेक्शन भी होता है और उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, तो उसका एक हिस्सा पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, प्लेन पढ़ लिया, स्फेरिकल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पीएचडी कर डाली उसको अपने। अब हम बताते हैं क्या, रिफ्रैक्शन, देखो भाई हम जानते हैं इस बात को, लाइट वेक्टर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, जब भी कोई लाइट किसी मीडियम पर गिरती है तो उसी मीडियम पर कुछ हिस्सा चला जाता है और कुछ हिस्सा अंदर आ जाता है। ध्यान से समझिए डायग्राम को, अपन देखें, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, बनाने से फटाफट एंगल से सिंपल, ऐसे लाइट आई ठीक, ऐसे 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 दूसरे मीडियम में चली गई, बोल क्लियर, और यहां से ये कहलाता है आर, ये कहलाता है आई, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फालतू में बात कर रहा हूं, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आई के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन में आई के बराबर हुआ करता है, पर यहाँ इसका लॉ अलग आएगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। यहाँ पे मीडियम 1 मीडियम 2 अपने मीडियम आ जाते हैं, अगर एयर वाटर इनके बारे में अपन बातें कर सकते हैं इसमें, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 बेसिकली जब लाइट रे दूसरे मीडियम में चली जाती है तो कुछ बैंड हो जाती है कई बार, इस फिनोमेना को अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन। उसका कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, इसके बारे में बात कर चुके हैं, जब भी लाइट गिरती है तो उसके दोनों हिस्से होते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये बात भी मैं आपको शुरुआत में समझा चुका हूं, पर डोमिनेट जो करता है उसको हम पढ़ते हैं, अभी तक जो पढ़ रहे थे मिरर उसमें रिफ्लेक्शन डोमिनेट करता है, तो उसी को हम पढ़ते हैं। पर मान लीजिए अपन मछली देख रहे हैं पानी में से, वो रिफ्लेक्शन है, और हां बात तो आपकी सही है, अगर आप पानी से आप पानी भरो, मान लीजिए क्लीन वाटर है उसमें मछली तैर रही है, तो क्लीन वाटर को आप ऊपर से देखो तो खुद भी थोड़ी इमेज दिखाई देती है, वो रिफ्लेक्शन है, और जो मछली आप देखते हो वो रिफ्रैक्शन है। और हां सर, तो मछली से निकलकर पानी में से गुजरकर एयर में आकर आपकी आंख में गिरेगी, वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, आपकी खुद की थोड़ी इमेज दिखाई देती है, तो खुद से निकलकर सरफेस पर टकराकर वापस खुद में आ जाती है, वो रिफ्लेक्शन है। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मेरी बात ये है, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, चलो भाई अब अगर बात करें तो ये अपनी बात समझ में आ गया। अगर तुम याद करो, मैंने एक बात बताई थी, जैसे मैं यही समझो, समझना कि जब भी लाइट गिरती मान लो उसकी रफ्तार v1 f1 और λ1, ये इसकी रफ्तार है v1, फ्रीक्वेंसी f1 और λ1, तो इसका जो एक हिस्सा होता है वो वापस चला जाता है, ऐसे उसकी रफ्तार होती है वो भी v1 f1 और λ1 होती है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, पर याद करो दूसरे मीडियम में आती है तो v2 f2 और λ2 ऐसा होता है। हाँ सर, जब दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या चीज चेंज नहीं होती, ये बताया था क्या चीज है, तो ये कभी कोई ऐसा दिखाई देता है कि बात करें, अगर कोई किसी मीडियम में टकराती है वापस उसी मीडियम में आ जाता है, तो मीडियम चेंज होगा, रफ्तार चेंज होगी, और सोर्स चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी दोनों चेंज नहीं हो रही, ध्यान समझो, पहले बताया क्या बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, अरे हाँ सर, एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, अरे हाँ सर, एंड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन बोथ, अरे हाँ, जब टकराने मीडियम में जा रहे हैं तो मीडियम चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और सोर्स वही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, और जब मीडियम चेंज कर रहे हैं तो क्या v2 इज नॉट इक्वल टू v1 बट f2 इज इक्वल टू f1 बिकॉज सोर्स इज सेम, अरे हाँ सर, जिसमें सोर्स है यार वो चेंज हो रहा है, अरे हाँ, तो f2 चेंज नहीं हो रहा,
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, अगर मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो रही है, वाटर वाटर चाहिए, ऑयल चाहिए, व्हाटएवर इज। हां सर, अच्छा वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, पर वेवलेंथ चेंज होगी। लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू लैम्डा 1 बिकॉज़ वी चेंजेस। अरे यस और नो? तो जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाती है तो क्या चेंज नहीं होता? सर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अरे हां सर, पर वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। अभी थोड़ी देर वाली कहानी आगे जो बताने वाला हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आगे चलेंगे। चलो देखो, ये बात समझ आ गई, आगे शाम को बोलो भाई, अरे हाँ बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो भाई, ये भाई तुम्हें समझाया, ये चेंज होता है, वो चेंज होता है। मैं लाइक फ्रॉम मीडियम वेलोसिटी वेवलेंथ चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस सेम। ये समझ आ गया। हां, तरीके में क्लियर एकदम। आ जाओ भाई, ये अपनी बात समझ आ गई। अब तुमने एक बात बताता हूं, असलियत में एक चीज मीडियम को डिफाइन करती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कहानी थोड़ी याद रखनी है, थोड़ी याद रखनी, सुनने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चीज डिफाइन करती है मीडियम के लिए, मीडियम प्रॉपर्टी सुना होगा ये। तो थोड़ा सा और समझने का प्रयास करता हूं, हालांकि पूरा भी तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा बातें नहीं पढ़ी है। वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट होती है, स्पीड की लाइट नहीं, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वैक्यूम, वो या तो 3.8 होती है, उसका रियल या तो ऑटोमेटिक होती है, तुम्हें याद हो तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, और ऐसे वेव चलती है, याद नहीं सिखाया था, ऐसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और वेव ऐसे चलती है। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बहुत डिटेल में, इसलिए आपको बात समझ नहीं आएगी। इन्हीं के फैक्टर्स पर आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है। वो कहती है c और उसकी वैल्यू होती है 3 मीटर पर सेकंड, होती है 1 by mu नॉट e नॉट। ये नहीं आता, अभी परेशान मत हो, ये सब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में आएगा, जो मैं बताने वाला हूं उससे दिमाग में रखो, बाद में इन टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। अभी हट लो। तो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ थोड़ा सा रखना पोर्शन, थोड़ा सा याद करने वाला। वो वैल्यू होती है 1 by रूट म्यू नॉट e नॉट। म्यू नॉट इसलिए फैक्टर होता है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, और एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1.85 × 10⁻12। अपन पूरा इलस्ट्रेट चैप्टर उसी पे पढ़ेंगे। ऐसे म्यू नॉट कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कहलाएगा 4 × 10⁻7। सही बताऊं तो ये होती है 8.5 × 10⁻12 और ये होती है 4 × 10⁻7। जब आप इन वैल्यूज को याद रखते हो, ये कहलाता है एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा रख लो, ये बाद में रखना ही है। क्या होता है, कैसे आता है, बेसिकली प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ये, जो रिफ्लेक्स में आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में आएगा म्यू नॉट, क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, जिसको अपन आगे पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स के नाम पर। इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अरे यस और नो? हां सर, तो रख लो थोड़ा सा। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, और म्यू नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो वैल्यूज यहां पे रखते हैं, तो वैल्यू 2.99 × 10⁸ एप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ निकल जाती है। ये बात क्लियर होती है। अब होता क्या है कि जब कोई मीडियम लेते हैं, ठीक, ये मीडियम मान लो, तो मीडियम में अगर कोई लाइट ऐसे ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है, समझे? फिर थोड़ी डरना कहानी, म्यू नॉट म्यू आर ई नॉट ई आर। म्यू नॉट ई नॉट फैक्टर होते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन फैक्टर होते हैं वैक्यूम में, म्यू आर ई आर दो टर्म्स और आती है। अच्छा, म्यू आर क्या है? म्यू आर है रिलेटिव, ये हार्डकोर ऐसा समझो, मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। मैं जानता हूं मैं थोड़ी अजीब चीजें बोल रहा हूं, पर रख लो, बाद में रखनी पड़ेगी। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जो कि मैग्नेटिज्म के कैसे इफेक्ट होकर बनती है किसी भी मीडियम की। आप समझो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे रिएक्ट करेगा मीडियम, उसका मापदंड है, उसका फिनोमेना है। ओके सर, ऐसे ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओह, अरे हाँ सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगी मीडियम में, उसका मापदंड का फिनोमेना। ओह, तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है मीडियम में, वो होता है 1 by रूट म्यू नॉट म्यू आर ई नॉट ई आर। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by म्यू नॉट ई नॉट रूट म्यू आर ई आर। क्या 1 by रूट म्यू नॉट ई नॉट हो गया सी, यानी कि वेलोसिटी मीडियम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रूट म्यू आर ई आर। ये रूट म्यू आर ई आर कहलाता है एन, जिसे आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओह, तो एन का रियल फॉर्मूला है रूट म्यू आर ई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरामीटर का मल्टीप्लिकेशन का रूट एन कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओह, तो मेरे को इतनी फील करनी है कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला आ गया, C in medium equal to C by N। N is what? refractive index। मैंने बोला इंडेक्स 2 है किसी चीज का, मान लो 2 है, तो समझ गए, इसमें स्पीड ऑफ लाइट आधी हो जाएगी। अरे हाँ सर, तो जैसे मुझे याद है कहानी, आपको याद होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब इतने से डिवाइड कर दो, उतनी स्पीड हो जाएगी। अच्छा, किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मतलब भैया अगर स्पीड 3 × 10⁻8 डिवाइड बाय 1.5 तो यहां स्पीड हो गई 2 × 10⁸8। ओह, इसीलिए कह रहा हूं। और एन रिलेटेड किससे करता है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पैरामीटर से। तो रूट म्यू आर ई आर है, म्यू आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ई आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और हां, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का हिस्सा होता है, इसलिए कहानी इंटरलेटेड है। आप पूरी फिजिक्स की कंप्लीट करोगे तो आपको इस बात पे फील और ज्यादा आएगी। अभी थोड़ी कम आएगी, पर मात्र के कहने पर, क्योंकि आपका मास्टर है सुंदर और आपको शानदार, इसलिए आपको बात याद होनी चाहिए। अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। हां सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौत के साथ कह रहे हो। बोलिए क्या? अरे सोच लो। हां सर, समझ तो आया सर। उतार लो इस पूरी कहानी को, इस पूरी कहानी को उतार लो। तो एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रूट म्यू आर ई आर। एन किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। अरे हां, ये उसकी पूरी पीएचडी करा दी रूट म्यू आर ई आर। हां, रियल फॉर्मूला ये कभी आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। हां सर, बात तो आप सही कह रहे हो। और अगर फील करें तो ये क्या करता है? इनका मतलब इतने से डिवाइड करके स्पीड बढ़ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी कि लाइट की, उस मीडियम में। क्योंकि मीडियम पर जाकर वेव में पड़ चुके हैं, मीडियम पर वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव किससे ट्रैवल करने की स्पीड है? एनर्जी के। किससे ट्रैवल करने की स्पीड है? एनर्जी के। तो इम्पैक्ट डालती है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखते रहो। अरे भाई, अरे भाई, चलो ये बात में समझ आ गई। ठीक ठीक है भाई, ये क्लैरिटी है। ये थोड़ी सी कहानी हालांकि थी, पर मैंने इसको बता दिया आपको ताकि थोड़ा आगे बढ़ पाए। कॉम्पिटिशन में तैयारी करें, थोड़ी थोड़ा ज्ञान एक्स्ट्रा होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है, बोलिए यार। हाँ सर, आप सुन, अब देखना अच्छे से जो मैं कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर अपन किसी भी मीडियम में जा रहे हैं, मान लीजिए कि ये मीडियम है, ये मीडियम है N1, ये मीडियम है N2, इसमें रिफ्लेक्टेड N1, इसमें N2, इसमें रिफ्लेक्टेड C by N1, इसमें रिफ्लेक्टेड C by N2। अरे हाँ सर, ठीक, तो ये रफ्तार कहलाएगी V1, ये कहलाएगी V2। हाँ सर, अगर रिफ्लेक्टेड N1 है, उसमें N2 है, तो रफ्तार V1, इसमें होगी V2। अरे हाँ, अब ध्यान से सुनना। तो पहली बात एक बात समझो आप कि V1 = C by N1 और V2 = C by N2। तो दोनों डिवाइड कर लो तो V1 by V2 तो आ गया N2 by N1। ये तो क्लियर है?
v1 by v2 इक्वल टू आ गया n2 by n1। हाँ सर, ये बिल्कुल क्लियर है समझ। अच्छा सोचो, क्या v1 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या v1 को लिख सकते हैं f lambda 1 और क्या v2 को लिख सकते हैं f lambda 2। मैंने f दोनों में सेम लिया, बताओ क्यों? क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ में कोई फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। तो v1 इक्वल टू f lambda 1, v2 इक्वल टू f lambda 2, ये कहानी हमें समझ आ गई, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और देखो अब सोचो, यहाँ पे आपको f lambda 1 f lambda 2 f कट जाएगा, आंसर आएगा lambda 1 by lambda 2। मतलब अपन ये बात याद रख लें इस तरीके को, तो कोई बुराई नहीं है। जब हम याद रखें, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वेलोसिटीज, वेवलेंथ और फ्रेंडनेस में ऐसा रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन होता है। मतलब मुझे दोनों मीडियम का फ्रेंडनेस बताओ और एक मीडियम की रफ्तार बताओ, क्या दूसरे में रफ्तार निकाल सकता हूं? हां। अगर मुझे दोनों का फ्रेंडनेस बताओ, एक ही वेवलेंथ बताओ और दूसरे की वेवलेंथ निकाल सकता हूं? हां। मुझे दोनों मीडियम में वेवलेंथ बताओ और एक का फ्रेंडनेस बताओ, दूसरे निकाल सकता हूं? हां। क्या ऐसे बहुत छोटे-छोटे सवाल इसमें बन सकते हैं? हां। यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ओके, ठीक है, समझ आ रहा है? आ जाओ और देखो, ये बात क्वेश्चन क्लियर है, ये बात क्वेश्चन क्लियर है, याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है। ये सब घटने वाली कहानी है, सेट होनी चाहिए मन में, बेसिक एकदम। ओके सर, समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर, ये हम समझ गए सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब क्या करें, ध्यान से देखो, कुछ जैसे स्टैंडर्ड डिफरेंस याद रख लो। वैक्यूम और एयर का लगभग एयर का लगभग बनना, एयर का लगभग बनता है। जैसे ग्लास का 1.5 वाटर का 4/3 याद रहेंगे, याद रहेंगे तो फायदा होगा। कई बार काम आ जाता है इसलिए बोल। ग्लास का 1. बहुत काम आती है, वाटर और ग्लास में जनरली काम करते हैं। ग्लास का 1.5 और वाटर का 4/3, थोड़ा रख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2। ओके सर, n क्या है, √μr, c क्या है, 1/√μ0 मीडियम में 1/√μ0 e0 तो c/n। और हां सर, ये सब कहानी समझ गए, समझ में आ गया हमको। बोल दिया क्या, v1 by v2 इक्वल टू n2 by n1 इक्वल टू lambda 1 by lambda 2, ये भी समझ आ गया। एक मीडियम दूसरे मीडियम में तो वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज हुई, मीडियम फ्रेंडनेस चेंज हुआ, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। क्या ये बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का ये बात क्लियर है और समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। बोल क्लियर, आगे बढ़िए मास्टर। हां सर, बढ़िया, समझ आ गई बात है सर। ओ ठीक है, ये हो गया। हां अब सुनो, ध्यान से समझो। अब हम पढ़ने वाले क्या, स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओ ध्यान से समझना, इसको खुद ही बताता हूं, ध्यान से समझो। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। याद कर, क्या हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे? हाँ, ऐसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ध्यान से सुनना, याद रखना है। इसका प्रूफ बताएंगे वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल में। ये बात भी मैंने आपको बताई थी रिफ्लेक्शन के लिए भी, ये भी लॉ है, याद रखो। पर ये प्रूफ है वेव ऑप्टिक्स में अपने हाइजेंस प्रिंसिपल की बात। ओके, अभी याद रखना है। कैसे सुने, मान लीजिए आपका मीडियम है, ऐसे रे आई, ऐसे रे आई, ऐसे रे गई। ये आर कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये n1 n2 इंटरफेरेंस ऑफ मीडियम। तो स्नेल्स लॉ कहता है n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, sin i by sin r इक्वल टू n2 by n1 इक्वल टू v1 by v2 इक्वल टू lambda 1 by lambda 2। ये पीछे चला है तो ये याद रह जाए ना, वैसे तो पढ़ाने से काम चल जाता है, पर ये याद रह जाए पूरी कहानी। sin i, i is the angle of incidence, angle of incidence नॉर्मल से, i is the angle of reflection, बोलते हैं अगेन नॉर्मल से। बोलो ये एक दूसरे के लिखेंगे, याद रखना है। प्रूफ आएगा, प्रूफ आएगा कहां पर, प्रूफ आएगा वेव ऑप्टिक्स में। ओके सर, कहां आएगा वेव ऑप्टिक्स, जाने के लिए भी पढ़ो तो भी काम चल जाता है, मुझे जरूरत पड़ती नहीं, बट फिर भी फील करके बताएंगे। अभी याद रखना है n1 sin i इक्वल टू रामबाण, रिफ्लेक्शन में सिग्नल हो ही सकता। n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, ये है फर्स्ट लॉ। याद कर, रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ थे, क्या था, एंगल आई बराबर एंगल आर और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन इन द सेम प्लेन। इसमें भी सेकंड लॉ वही है। क्या है सेकंड लॉ, देखें, सेकंड लॉ वही है जो रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड को ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। आई गॉट माय पॉइंट? अरे सोच लो, यस सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। दोनों लॉ n1 sin इक्वल टू n2 sin r, फर्स्ट लॉ, उसको ऐसे भी sin r इक्वल टू n1 हां सर। और दूसरा इंसिडेंट रे, जो पहले बता रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द एक ही प्लेन में होंगे। ऐसे नहीं होता, रे ऐसे आई, नॉर्मल ऐसे और इंसिडेंट रे ऐसे आई, नॉर्मल ऐसे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक प्लेन में नहीं है। हाँ सर, तो लॉ याद रखना भैया, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। तो समझ आया, रिफ्लेक्टेड से रिफ्लेक्शन समझ आया सर, बिल्कुल समझ आया। क्या चेंज होता है क्या नहीं होता ये समझ आया सर। लैम्डा v और n में रिलेशन समझ आया सर। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आया सर और सेकंड लॉ भी समझ में आया, वो तो पहले भी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई, हो गया, समझ गए हम सब। अच्छा हो गया, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा समझने का प्रयास करा है किससे, अपने 3D से। बेसिकली ऐसे एक ही प्लेन में भाई, थोड़ी तरह तरह की होती है भाई, एक ही प्लेन है, अलग नहीं हो सकता है। क्रिस्टल क्लियर, पक्का सोचो। हाँ सर, प्लेन ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन ही हो गया। अब देखो, हो ध्यान समझना। अभी डेंसर एयर क्या है मैं आपको समझाता हूं, पहले आप समझो कि जैसे मान लो कि देखो, मान लो कि ये ना, मैं इसमें बताऊं, मान लो कि ये ऐसे दो मीडियम है। अभी बात होती है, फॉर्मूला क्या है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। आपको बताओ, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। ये मीडियम, ये मीडियम, ये n1 n2, समझो। अगर तुम ध्यान से देखो तो sin r इक्वल टू n1 by n2 into sin i। आपको बात लॉजिकली सुनना, अगर इफ n1 greater than n2 implies r greater than i, नहीं आया। अगर n1 बड़ा है n2 से, मैं सही लिखा हूं ना, अगर n1 बड़ा है किससे, n2 से, ओहो, मान लो मैं वाला केस लेता हूं कि n1 बड़ा है n2 से, तो सोचो r बड़ा है i से, ऐसा क्यों बोलो, n1 किससे बड़ा है, n2 से। तो सोचो n1 अगर n2 से बड़ा हो तो ये n1 by 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा into sin i, तो i से बड़ा, r बड़ा हो गया i से, मतलब रे ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। यानी कि ऐसा बोला जाता है, ऐसे ये r greater than i shifts away from pure, basically away from the normal।
ओके, डरना नहीं है बिल्कुल। ओके सर, और सुन, इफ n2 ग्रेटर देन n1 है, n2 बड़ा है n1 से, तो n1 n2 से छोटा हो जाएगा और r i से छोटा हो जाएगा ऐसे। अब सुन, यानी कि अब अगर ये आ रही है ऐसे, ये i, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी r लेस देन i, ये n1 ये n2, n1 जिसमें से रे आ रही है, n2 जिसमें रे जा रही है, ये बात हमेशा याद रखना। अब सुनो, क्या रे शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अब वो फॉर्मूला बता रहा है तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और हाँ सर, अब सुनना, एक नामकरण और होता है जिसे बोलते हैं डेंसर और रेयरर। डेंसर एंड रेयरर, ये रिलेटिव टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है। मतलब रिलेटिव टर्म इसका क्या मतलब है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं वाटर इज डेंसर मीडियम, जैसे वाटर और एयर में किसका एन जाता है, वाटर तक, तो वाटर डेंसर हो गया। अरे हाँ सर, बात तो साफ सही। इसमें आप तीन चीजें देखो, एयर, वाटर और ग्लास, ये तुमने अभी पीछे पढ़े थे। ये हो गया 1 रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, ये हो गया 4/3 यानी कि 1.33 लगभग, हाँ सही कर रहा हूं, और ये हो गया 1.5। अब सोचो, अगर मैं पूछूं एयर और वाटर में कौन डेंसर है, तो आप बोलोगे वाटर। अगर मैं बोलूं वाटर और ग्लास में कौन डेंसर है, तो आप बोलोगे ग्लास। अब एक केस में तो वाटर डेंसर था, एक में ग्लास हो गया, और वाटर और ग्लास में रेयर कौन है, वाटर। ओहो, डेंसर किसका है, तो डेंसर और रेयर हमेशा नहीं बोल सकते इस वीडियो में। डेंसर एंड रेयर इज अ रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म है। दो मीडियम देखो, जिसका एन ज्यादा हो, जिसका एन ज्यादा हो वह डेंसर होता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और जिसका एन कम होता है वो रेयर होता है। ऐसे नामकरण है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेप में जैसे लिखे होते हैं। हम देखो, इसमें n1 बड़ा है n2 से, तो n1 बड़ा है n2 से, तो ये क्या हो गया डेंसर, और ये क्या हो गया रेयर। यहाँ पे देखो तो n2 बड़ा है n1 से, तो ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर। अब देखो किताबों में क्या शेप में लिखे होते हैं, क्या कहानी समझ आ रही है डेंसर रेयर की, हाँ कौन सा ज्यादा कौन सा कम समझ आ रहा है। हाँ अब उसमें देखो कैसे कैसे शेप में लिखे होते हैं, समझने का प्रयास करो। देखो क्या लिखा होता है, सुनो, इफ अ रे is moving from, if array is moving from denser to rarer, then it shifts away from the normal। क्या ये स्टेटमेंट जो किताबों में लिखा होता है, क्या आप समझ आया है? हाँ, और ये थोड़ा सीखना जानना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि आप डायग्राम बनाओगे, उसे समझने का प्रयास करोगे, तो आपको स्थिति लानी चाहिए, आपको स्थिति लानी चाहिए। अरे बोलो भाई, लाल में पीले में नीले, बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर, अच्छा भी लगा है सर, मजा भी आ रहा है सर। एक और स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाता है, क्या देखो, if array is moving from rarer to denser, then it shifts towards the normal। अरे बोलो भाई, then it shifts towards the normal। लो भाई, ये बात है ना, ये एक अलग कहानी, ये एक अलग कहानी, हाँ, और ये एक अलग कहानी। अरे हाँ सर, बात समझ आई, रेयर समझ आया, हाँ डेंसर समझ आया, हाँ रेयर समझ आया, हाँ कब ज्यादा होगा कम होगा, क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात। हाँ सर, तो जैसे मैंने उतारा है वैसे ही आपको ये याद होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, तो याद होना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए? हाँ सर। एन समझ गए? हाँ सर। इसलिए जो भी चल रहा है आगे पूरा दिमाग में सेट होना चाहिए, सवाल तो जो भी बात चालू होंगे। हाँ सर, हाँ सर, सही सा लग रहा है सर। इसमें एक और चीज समझ सकता हूं, तो यहीं पे ध्यान सुनना भी। उतार लो, अरे उतार लिया क्या? उतार लो फटाफट, अरे उतार लिया क्या? अरे देखो भाई, अरे सोचो भाई, अरे उतार लिया क्या? हाँ सर, हाँ सर, पक्का? यस सर। आ जाओ तो फिर, अच्छी बात। तो ये बात समझ आ गई। अगर तुम बहुत ध्यान से इसको देखो, बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करो, तो देखो क्या ध्यान समझे, तुम देखो तो रेस में कैसे शिफ्ट हुई, इधर ऐसे, और इसमें कैसे शिफ्ट हुई, अलग अलग, तो अच्छा लगे। इसमें शिफ्ट हुई ऐसे, पता है ये क्या कहलाएगा? डेविएशन, डेल्टा। ध्यान से देखो, इसमें लिखोगे r माइनस आई, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी में समझ लो उस बात को, क्योंकि एंगल डेविएशन पहले भी पढ़ चुके, एंगल डेविएशन निकाल, अगर वो नहीं होता तो कैसे जाता, उससे करेंगे। देखो इसमें समझ लो r माइनस आई, इसमें देखो डेल्टा क्या, इसमें शिफ्ट हुआ तो डेल्टा क्या हुआ, देखो डेविएशन से, इसमें डेल्टा क्या हुआ, ध्यान से देखो, i माइनस r, ये ना पूरा। अरे हाँ सर, ये पे एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। बात तो सही कह रहे हो, फिर से क्या एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, यही समझ आ गई बात। तो ध्यान से देखो, तो डेल्टा जो होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कई बार आप देखोगे उसको वो है ना ऐसे लिख देते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा माइनस आई, मॉड क्यों लिया, पॉजिटिव ले लो, सॉरी r माइनस आई। अब वो r माइनस आई हो सकता है कभी कभी, वो i माइनस r भी हो सकता है कभी कभी। r माइनस आई कब होगा, जब मूव कर रहे हो डेंसर से रेयर, और जब रेयर से डेंसर मूव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, i माइनस r। क्या हो जाएगा, i माइनस r। अरे बोलो भाई, अरे सोचो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। मॉड किसका है, एंगल ऑफ डेविएशन समझ गए, डेंसर रेयर समझ गए, कब शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, क्या ये बेसिक कहानी रिफ्लेक्शन की आपको समझ आई है? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर, मौज आ गई सर। लो भाई, हो गया सब समझ गया, तो सब बेंडिंग ऑफ लाइट डायरेक्शन को समझ आ गया ना, n2 ये बात n1 वो जिसमें से आ रही है, n2 जिसमें से ये जा रही है, ये बात समझ गए। हाँ सर, अपन जो भी पढ़ा वो फटाफट लिख देते हैं बस। अगर n2 है, ये है, वो है, आगे अपना आगे करेंगे। वापस पीछे आते हैं, ये कहानी क्लियर है क्या एकदम? ये कहानी क्लियर है क्या बोलो भाई? ये कहानी क्रिस्टल क्लियर है, पक्के से। हाँ, अगर कोई तुमको एंगल ऑफ डेविएशन पूछ ले, क्या तुम कर सकते हो? सोच लो, अभी सवाल कर दो फटाफट में, ये होमवर्क ले लो फटाफट। अगर तुम चालू करेंगे, देखो आगे सवाल ये है, देखो राइट रे गोस फ्रॉम मीडियम हैवी n इक्वल टू √2 टू मीडियम हैवी n इक्वल टू 1, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सवाल, यहीं से चालू करूंगा मैं।